हाँ जी, आप सभी को मेरी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास डेडिकेटेड है ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए। डेली हम गणित का एक जो भी शिफ्ट हुई है पूरा पेपर सेट गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास में हम चर्चा करते हैं और डिस्कस करते हैं। आप जानते हो गणित में लगभग एक पेपर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्लास है हमारी 12वीं। तो आज से पहले हमने 11 शिफ्टों का एनालिसिस किया है। तो 11 शिफ्टों में लगभग 275 तो 275 क्वेश्चनों का हमने एनालिसिस किया और हम करने वाले हैं लगभग 101 शिफ्टों का एनालिसिस। तो लगभग 2525 2500 क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करेंगे। तो आप सब और वो 2500 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज्यादा अहम रोल है आपके एग्जाम में, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है और आप सभी जानते भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका पेपर लगभग 90 से 95% बनता है दोस्तों। यदि आप 2500 क्वेश्चंस मेरे साथ में इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं तो यकीनन आपकी गणित में बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। और जो कि इस क्लास का टारगेट है 25 में से 25 अंक आप प्राप्त करें तो वो आपको अचीव करने में बिल्कुल आप टारगेट के बिल्कुल नजदीक है। यदि आप इतने क्वेश्चन मेरे साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो यकीनन आप मैथ के में 25 में से 25 अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास डेडिकेटेड है ग्रुप डी को जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, जैसे हाल ही में कल ही वैकेंसी आई है 30 मार्च को, परसों एक्चुअली 30 मार्च को आई है कि 6565 वैकेंसी आई है रेलवे टेक्नीशियन की। ठीक है, और हमारी आपको पता होगा ऑन गोइंग है, ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं, इनकी एग्जाम लगने वाली है जिसके ऊपर ये क्लास बेस्ड। उसके बाद में आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है। तो तीनों स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज जो हमारी शिफ्ट होगी वो होगी साहब 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी हमारी उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको पता हम कंटिन्यूअसली शिफ्टों पे चर्चा कर रहे हैं। हमने 28 नवंबर की तीनों शिफ्टों का, 29 नवंबर की तीनों शिफ्टों का, 1 दिसंबर की तीनों शिफ्टों का और 2 दिसंबर की 2 शिफ्टों का, इस तरीके से 11 शिफ्टों पे चर्चा कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। देन हम आज ट्राई कर रहे हैं कि 2 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी उस पे। ठीक है, चलिए देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है कुछ इस प्रकार। दो ट्रेनें हैं 440 मीटर की और 410 मीटर की, वो स्पीड है उनकी 130 और 140। तो बोल रहा है कि सेम दिशा में चल रही है और जो तेज स्पीड से चल रही है वो जो धीरे स्पीड से चल रही है उसको कितने समय में पार कर लेगी। और वो जो समय पूछ रहा है वो आपसे ध्यान देना दोस्तों, मिनटों में पूछ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि बात हो रही है मिनटों की तो सारे क्वेश्चन में जो भी डेटा होंगे जो भी यूनिट होगी ना अपनी वो मिनटों में कन्वर्ट करनी होगी। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको दसियों बार बताई है कि यदि स्पीड सेम डायरेक्शन में ट्रेनें चल रही है तो स्पीडों का क्या होता है डिफरेंस, अंतर। और यदि विपरीत दिशाओं में चल रही है तो स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन है साहब 410 मीटर की, देन दूसरी हमारी 440 मीटर की, स्पीड है साहब 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं कह सकता हूं बात हो रही है मीटर की तो 10,000 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। तो आप बताओ 10 किलोमीटर में आप बोलोगे साहब 10,000 मीटर। ठीक है साहब, ये हो गया हमारे सामने 10,000 मीटर। तो 10,000 मीटर पर आवर। देन हम इसको कन्वर्ट करें किस में, इस स्पीड को कन्वर्ट करें मीटर प्रति मिनट में। तो क्या करेंगे, एक बटे देखो कोई भी स्पीड है वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, उसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति मिनट में। तो क्या 1/60 से गुना करा देंगे। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। लेकिन स्पीड है कुछ इस तरीके से 1/x, तो क्या 60 से गुना करा देंगे। आप बोलोगे बिल्कुल। इसी तरीके से होता है ना दोस्तों। क्या कोई समझ में प्रॉब्लम है क्या आपके, कोई भी डाउट हो तो बता के चलना है। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीज भी बताता हूँ। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर प्रति मिनट में। तो क्या इसे हम 60 से गुणा करा देंगे। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखिए सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। एक्चुअली ये ऊपर आ गया हमारे पास 850। 850 बटे में हमारे पास 10,000 और गुणा में हो रहा है 60 से। तो एक और 2 जीरो से एक और 2 जीरो गई। 5 से गया साहब 20 बार, 5 से गया 17 बार। क्या यही हो रहा है। 2 से गया ये 10 बार, 2 से गया 3 बार। तो ऊपर क्या रहा हमारे पास, ऊपर रहा है 51 बटे में 10। हमारा आंसर आ गया साहब 5.1। तो 5.1 मिनट में ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर देगी। तो क्या यही आंसर है।
आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है। क्या कोई समझने में इश्यू है क्या? यदि क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना दोस्तों, तो सिर्फ इतना सा ही सॉल्यूशन है आपके सामने, और बहुत छोटे सॉल्यूशन इस क्लास की। और मेरी खास बात यही है कि मैं आपको ज्यादा लेंदी ना करूं, ज्यादा पजल्ड ना करूं, बहुत आसानी से और बहुत आराम से, बहुत शानदार साधारण अप्रोच के साथ में और कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में सॉल्यूशन हो, बहुत शॉर्ट, आपका समय एग्जाम में बचे। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार से होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्स की वैल्यू दे रखी है साहब 15, ठीक है, -15। वाई की दे रखी है हमारे पास में 25, और जेड की दे रखी है हमारे सामने -10। पूछ रहा क्या है? पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो मैंने आपको एक केस बताया था, उस केस का मैंने सीधा भी बताया था और विपरीत भी बताया था। इनवर्स केस क्या होता है देखना, मैं बोल रहा हूं जब भी आपके सामने एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा हो 0, देन इसका केस क्या होता है? 3x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 3xyz के। क्या मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था? आप बोलेंगे बिल्कुल। और इसी का इनवर्स केस, जहां भी आपको ये दे रखा हो तो इसका इनवर्स केस होता है ये। ठीक है, अब समझ पा रहे क्या मैंने बताया था या नहीं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल बताया था। ठीक है, आप देखो रिकॉल कर पा रहे होंगे, आप याद कर पा रहे होंगे, तो मैंने बताया था। यहां देखो तीनों को जोड़ते हैं हम, x+y प्लस जेड हमारे पास क्या आ रहा है? -10 प्लस के 25 और माइनस के एक्चुअली 15 है एक्स। ठीक है, -15 और -10, तो -25 और +25 क्या 0 बन रहा है क्या? इसका मतलब x+y+z है 0 के बराबर। देन इसका जो हमने कंक्लूजन निकाला था, वो निकाला था x³ प्लस y³ प्लस z³ ये बराबर होगा 3xyz के। तो हमारे पास xyz की वैल्यू दे रखी है, तो देखो पुटअप करने से क्या होगा? 3 को गुणा कराऊंगा मैं -10 से, देन 25 से, और -15 से। क्या यही होगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखो माइनस और माइनस गुणा होके प्लस के हो जाएंगे, तो वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में आएगी, और प्लस में ही दे रखी है दोस्तों। तो ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं। देखो 3 गुणा, देखो 15 गुणा 3 75, 75 गुणा 10 750 गुणा में 25, 25 का स्क्वायर 625 का 3 गुणा, आप बोलोगे साहब 1875। 625 का 3 गुणा कितना होता है मेरे को ये बताना पहले तो। देखिए 250 गुणा में 15, देखना फिर से इसको, 3 गुणा में 10 गुणा में 25 गुणा में 15, 15 थी 75, 10 गुणा में 25 गुणा में 75। क्या इसे आप सोल्व कर सकते हैं क्या? क्या इसे सोल्व करने में कोई इश्यू आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए इकाई का अंक क्या फाइंड करेंगे। एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, यदि आप इसको ऑप्शन से ही, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप यहां जाओ, देखो आप इसे ऑप्शन से कैसे कर पाओगे, बहुत शॉर्ट मेथड से कैसे कर पाओगे। एक बात बताना दोस्तों, क्या ऑप्शन के अंत में 0 आएगी? सब चारों में 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑप्शन से 25 से कटेगा? तो देखो 25 से चारों कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या ये 15 3 गुणा 5 है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल ये 3 गुणा 5 है। और 3 और 3 का गुणा हो गया, क्या 9 बनेगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो जो भी हमारा आंसर होगा, देखो आंसर 9 से गुणा होके बना है, इसका मतलब आंसर में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूर्णतः डिविजिबल है वो 9 से। तो देखो क्या है, देखो 5 और 4 9, ये 9 से डिविजिबल है नहीं। 5 और 2 7 रहेगा, ये 9 से डिविजिबल है नहीं। 5 और 2 7 और 3 10 और 11, क्या डिविजिबल है? नहीं। 5 और 2 7 और 2 9, ओनली ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से डिविजिबल है। तो क्या यही आंसर है? आप बोलोगे बिल्कुल। आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करना ही नहीं है प्रश्न को। आप बोलोगे साहब क्वेश्चन में 9 के फैक्टर आ गए, तो जो भी आंसर होगा वो 9 से पूर्णतया डिविजिबल होगा, 9 से पूरा पूरा कटेगा साहब। तो 9 से हमारा एक ही आंसर कट रहा है, और वो है फोर्थ डी, 11,250। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट हमारा होने वाला है, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंक करता है
वो उस पे 38% की छूट दे रहा है। देखो कोई भी था, सीपी था हमारे पास 100, मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस बोलोगे साहब 30% बढ़ाया तो 130। क्या समझ पा रहे हैं आप? अब 130 पे 38% छूट दे रहा है वो, ठीक है साहब, 38% की छूट दे रहा है। और पूछ रहा क्या है, वो छूट कितना है, वो छूट देने के बाद उसे लॉस कितना हो रहा है, तो निकाल लेते हैं साहब। यदि 38% की छूट दे रहा है तो 38, मैं कहूं आपसे कि 130 का 38% कितना होता है? आप बोलोगे साहब ये होता है, तो जीरो से देखो, जीरो गई, 13 7 91 13 104 4 10 13 3 39 49, क्या ये आ रहा है क्या? 130 का आप 38% निकालोगे तो क्या ये आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब 13 8 104 10 13 3 39 और 10 39 और 10 49 10.4, इतने की ये छूट दे रहा है भाई, इतने की ये तो छूट दे रहा है। तो इतने की छूट इसमें से देंगे अपन, इतने की छूट देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? आप बोलोगे साहब 50 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा साहब आपके पास 80.6। कितने में बेच रहे हैं? 80.6 में बेच रहे हैं। आप बोलोगे साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं रहा, इसमें मैंने 38% की छूट दी है तो हम इतने में बेचेंगे इसको, बिल्कुल। हानि कितने की हो रही है? आप बोलोगे 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से देखो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? आप बोलोगे साहब 19.4, इतने की हानि हो रही है। कितने परसेंट पे? 100 पे। तो 100 पे 19.4 ही होता है, आप सभी जानते हैं। और ये हमारा आंसर। देखो सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि आपकी है ना दोस्तों, और जोड़ बाकी गुणा भाग आ रहे हैं, तो ग्रुप डी की एग्जाम, रेलवे की कोई भी एग्जाम, गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके हाथ में रख दूंगा, बशर्ते बशर्ते आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहे दोस्तों। ठीक है, क्या इसको समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए चलते हैं नेक्स्ट में। कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 8/17। आप बोलोगे साहब कोस होता क्या है? आप बोलोगे साहब लंब बटे में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आधार बता सकते हो क्या? आधार या हमारे पास बेस आ जाएगा, आप बोलोगे साहब 15 आ जाएगा। कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करने के बाद रूट लेंगे तो इसका होता है साहब देखो 289, 289, 89 में से इसका माइनस कर देंगे 64, देन ले लेंगे रूट, तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 225। 225 का रूट लेंगे तो क्या 15 ही आंसर आएगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है साहब साइन थीटा। देखो कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो कोस होता है आधार बटे में कर्ण, ध्यान रखना आधार बटे में कर्ण होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा परपेंडिकुलर या फिर लंब। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दे रखा है? 15। कर्ण कितना दे रखा है? हाइपोटेनियस। आप बोलोगे साहब 17, तो क्या यही हमारा आंसर है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 15/17, यही हमारा आंसर है। कितना आसान है दोस्तों, सही सही बताना। यदि आप पहले से थोड़ी भी मैथ जानते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसकी स्पीड, इस क्लास की स्पीड 1.25 या 1.5 पे चला के देखें दोस्तों। और जो बिगिनर है वो इस क्लास को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से देखना है दोस्तों। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है? आप बोलोगे साहब नहीं, चलते हैं देखो आगे। आगे बोल रहे साहब 5,000 के मूलधन को, कोई भी है प्रिंसिपल, वो है 5,000, उसको 3 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से, ठीक है, 4 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से गणना किए जाने पे इन दोनों के जो ब्याज मिलेगा ना हमें इंटरेस्ट, उनमें डिफरेंस कितना रहेगा? आप बोलोगे साहब साधारण ब्याज की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की, तो हर साल सेम रहेगा। 3 सालों के लिए 5% तो कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा साहब 15%। 4 सालों के लिए 4% के हिसाब से यहां हो जाएगा साहब 16%। आप बोलोगे साहब 16%, डिफरेंस कितना आ रहा है? आप बोलोगे साहब 1%। तो 5,000 का 1% यदि आप निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और हमारे पास आंसर कितना आ गया? 50। क्या यही आंसर है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है। जो भी मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूं, एक एक सेंटेंस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सिलेक्शन के लिए। यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों तो आप बिल्कुल सिलेक्शन प्राप्त करोगे। क्या इसमें कोई डाउट है आपके? आप बोलोगे कोई डाउट नहीं है।
चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोल रहा है कि साहब 1 2 3 और 4 चार और संख्याएं हैं, उनका औसत है 13। यदि एवरेज उनका 13 है तो उन चारों संख्याओं का टोटल आप बोलोगे साहब 13 × 4 = 52। ठीक है साहब। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो क्या बची हुई संख्या आ जाएगी? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18.8 जमा 1, 1 और 19 20, 20 और 6 1 और 19 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36। तो 36.8 इसमें से माइनस करोगे आप तो आपके पास कुछ आएगा साहब 15.15.2। क्या यही आंसर है? क्या यही ए की वैल्यू है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो 15.2 ये आपका आंसर। कितने छोटे छोटे सॉल्यूशन है, और ये इजी क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आ रहा हूं, एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका होने वाला है कि साहब एक कोई निर्माता है जो वस्तु का निर्माण कर रहा है। ठीक है साहब। तो उसको थोक में, एक थोक विक्रेता को 20% के लाभ पे बेच रहा है। ठीक है। थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को, रिटेलर को 25% के प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है साहब। देन वो जो रिटेलर था वो किसी भी ग्राहक को, कोई भी कंज्यूमर को, कस्टमर को वो बोल रहा है कि साहब 24% के लाभ में बेच रहा है, और वो जो बेच रहा है उसका सेलिंग मूल्य है, उसका सेलिंग प्राइस वो है एसपी, वो है साहब 372। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को जो भी हमारी सॉल्व करने की अप्रोच होगी वो होगी पीछे से साहब। ठीक है। कैसे? देखो दो है अप्रोच, देखना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पूछ रहा आपसे कि वो उसकी लागत क्या थी, लागत मान लो एक्स थी। ठीक है साहब, एक्स थी। वो से बेच रहा है कितने में? 20% के प्रॉफिट में। 20% की फ्रैक्शन जानते हो 1/5, तो बेच रहा है साहब 6/5 में, वो की प्रॉफिट हो रहा है। देन वो बोल रहा है कि साहब 25% के प्रॉफिट पे, 25% की फ्रैक्शन 1/4, देन वो बेच रहा है 1/5 में। ठीक है साहब। देन वो कंज्यूमर को बेच रहा है 24% में, तो क्या मैं कह सकता हूं 124/100। भाई ये इसको खरीदा, कोई भी लागत आई, वो लागत थी 5, बेच दिया 6 में। ठीक है साहब, इतनी हो गई। अब वो जो भी खरीदा वो उसे 4 में खरीदा, 5 में बेचा। क्योंकि फ्रैक्शन की जो परसेंटेज है उनकी, फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको क्लास पढ़ाते टाइम कि फ्रैक्शन में, रेशो में और प्रतिशत में, परसेंटेज में आपकी कमांड शानदार होगी ना दोस्तों। अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, और विदाउट पेन टच किए भी काफी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है साहब। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को कितनी? 372। 372 है। इसको आप उस साइड ले जाओगे तो क्या सोल्व हो जाएगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखो 5 से ये गया 5 बार। ठीक है साहब। अब मैं यदि काटू इसको तो देखो ये गया कुछ इस तरीके से। देखो इधर आ जाओ आप, ये 100 इधर आ गया गुणा में, 100 × 4 बटे में कितने हैं? आप बोलोगे साहब 6 × 124। 124 इसको काट देगा 3 बार, 3 इसको काट देगा 2 बार, 2 इसको काट देगा 2 बार। तो x की वैल्यू क्या गई? आप बोलोगे साहब 200, और यही हमारा आंसर है। यदि मैं आपसे कहूं कि और ज्यादा शॉर्ट जाओ, और ज्यादा शॉर्ट जाने, ये मैं बता रहा हूं बेसिक बिल्कुल आसान, और इससे भी शॉर्ट जाने का एक तरीका है, इस क्वेश्चन को पीछे से आप सोल्व करो। देखो कैसे। आप बोलोगे साहब 372 था इसका। ठीक है साहब। 24% का प्रॉफिट था, तो इसको मैं गुणा करा सकता हूं 124/100 में। अब क्वेश्चन हम यहां से लेके यहां पहुंच गए हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहां से यहां पहुंच गए हैं। अब बोल रहा कि 25% का लाभ था, तो बोल देंगे साहब 5/4, 4/5। क्या यहां से वापस हम यहां पहुंच गए? आप बोलोगे बिल्कुल। यहाँ 20% का लाभ है, तो हम बोल देंगे साहब ये जो वैल्यू है वो 6 की वैल्यू है। ठीक है साहब। ये जो वैल्यू है 6 की, चल जाएंगे 5 पे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा काटने के बाद वो वही आएगा। क्या? यहां से हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे, देन विनिर्माता का जो एक्चुअल प्राइस थी ना, कॉस्ट पड़ी थी उसको, उसमें पहुंच जाएंगे। देखना कैसे। 5 से 5 गया, 124 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार, 200। क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि आपकी अप्रोच ठीक है, आपके मेथड ठीक है, जो कि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ठीक होने ही है। यदि है तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है। क्वेश्चन है 3 लाइनों का और सॉल्यूशन है 1 लाइन का, विद इन सेकेंड्स। बिल्कुल 20 सेकंड से ज्यादा आपको लगने वाली नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट होने वाला है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का टोटल कितना होता है।
तो देखो मैंने आपके सामने बहुत पहले एक मैजिकल नंबर बताया था, 44 22 32 23 21, और ये आपको याद ही रखना है। और ये है क्या, ये देखो 4 1 से लेके 10 तक, देन ऐसे ही 2 से 20, देन ऐसे ही 3 एक्चुअली 21 से 30, और ये हो गया हमारे पास 11 से 20, ये हो गया 21 से 30, ये हो गया 31 से 40। ऐसे चलते रहोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 91 से 100 तक। ठीक है, ये है क्या, तो देखो 1 से 10 का मतलब है 4, इसका मतलब 1 से 10 के बीच में 4 ही प्राइम नंबर आते हैं दोस्त। आगे बोल रहे हैं 4, तो 11 से 20 में 4 ही प्राइम नंबर आते हैं दोस्तों, और ये आपको याद रखना है, ये आपको ये नंबर याद रखना है दोस्तों। जो जो चीजें मैं आपको बोलता जा रहा हूं आपको याद रखनी है तो याद रखनी ही है। ठीक है, अब बोलते हैं कि साहब 1 से लेकर 10 तक में तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ये 4 प्राइम नंबर। 11 से लेके 20 में पहला क्या आएगा, आप बोलोगे साहब 11, इन सभी का टोटल ही पूछ रहे हैं क्या, आप बोलोगे साहब 2 5 10, 10 और 11 21 7 28, इन सभी का टोटल आ जाएगा 28। क्या यही आंसर है, आप बोलोगे बिल्कुल यही आंसर है। कितना आसान है दोस्तों। देखो आप लगेगा कि साहब ये याद रखने की जरूरत क्या है, जब ये आ जाएगा, जब इतना सही पूछ रहा है तो ये याद रखने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं बोल दूं कि साहब 15 का निकालो, पहली 15 संख्याओं का निकालो, देन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि साहब 21 से 30 में कितने थे, तो आपको याद रहेगा ना कि 44 22, तो 21 से 30 में 2 ही प्राइम नंबर आते हैं। आप क्या करोगे, 4 8 10 12 और 15 यहां तक 50 तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको आप सम कर लोगे, उनका टोटल कर लोगे, आंसर कर लोगे। तो आपको ये याद रखनी है रखनी है रखनी है। आपको डाउट नहीं कर रहा है, मैंने देखो एग्जाम क्रैक की है रेलवे की, मैं एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ, तो मेरे को पता तो है ही ना कि आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। मेरे भी मैं तो रीजनिंग में देखो आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 70 इतने मार्क्स है मैं तो रीजनिंग में। तो देखो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आप ये मार्क्स अचीव करें तो बिल्कुल जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो मैं रणनीति बता रहा हूँ उसी पे चलना आपको। यूट्यूब पे काफी लोग बोल देंगे ऐसे है वैसे है, 3 क्लास 4 क्लास, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपकी ग्रुप डी की एग्जाम से 6 महीने पहले ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया दोस्तों। टाइम लगता है, देखो देखो सफलता एक नाइट की बात नहीं होती है। आपको प्रतिदिन के प्रयास से, प्रतिदिन की सफलताओं से, प्रतिदिन के परिश्रम से ही आपको सफलता मिलती है। आज से ही आपको ग्रुप डी की एग्जाम स्टार्ट करनी है। यदि ये क्लास देख रहे हैं तो आप शेड्यूल बनाइए, जो लास्ट क्लास मैंने 11 बनाई है, 11 क्लास में 11 शिफ्टों का एनालिसिस किया है, आपको देखना है। बशर्ते आप 1.5 या 1.25 की स्पीड से ही देखें, जो कि प्लेलिस्ट बन रखी है कोस्मो अकेडमी पे, आपको देखना ही है दोस्तों। चलते हैं देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट होने वाला है कौन सा समूह त्रिभुज बना सकता है। एक बात बताना दोस्तों, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है, आप बोलोगे साहब त्रिभुज होता है जो भी आप हमारे सामने अभी बताने वाले हो ना, ये होता है साहब त्रिभुज, यही तो होता है त्रिभुज। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना, त्रिभुज की क्या क्या डेफिनेशन है, आप बोलोगे साहब सीधी सीधी परिभाषा है, कोई भी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर सारे कोणों का योग 180 होता है। ठीक है साहब, अब मेरे को एक बात बताना दोस्त, कोई भी है ये भुजा, मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, कोई भी ये भुजा है मान लो 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है साहब, इसको मैं यदि प्लेट रख रहा हूँ 12 सेंटीमीटर हो गई, यदि तीसरी भुजा चाहिए वो भी 12 ही सेंटीमीटर की हो दोस्तों, तो क्या त्रिभुज पॉसिबल है क्या, तो वो तो इसको ओवरलैप कर देगी, ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है, वो तो उसके ऊपर ही आ जाएगी। त्रिभुज क्या बनेगा कि कम से कम थोड़ा तो ऐसा हो, थोड़ा तो ऐसा हो दोस्तों, तभी तो त्रिभुज बनेगा हमारा, तभी तो त्रिभुज बन सकता है। इसका मतलब ध्यान देना, कोई भी छोटी 2 भुजाओं का योग कोई त्रिभुज के अंदर, अभी ये नोट डाल लो आप, रेड पेन से या स्टार मार्क करके एक बात लिख लो, त्रिभुज की 2 सबसे छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजाओं से अधिक ही होगा, ज्यादा होना ही चाहिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनमें 2 छोटी कौन सी है, आप बोलोगे साहब 8 और 4 12, 12 क्या 9 से बड़ी है, आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये बन सकता है। क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व हो गया है दोस्तों एक्चुअली। आगे देखना, इन दोनों का योग 10,
10 क्या 10 के से ज्यादा है? आप बोलोगे साहब बराबर है, तो त्रिभुज नहीं बन सकता साहब। आप बोलोगे साहब यहाँ पे 12 और 9 21, 21 तो साहब 22 से छोटी है, तो त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता। इन दोनों का योग 11 बराबर है 11 के, तो त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कोई भी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी जो बड़ी भुजा है ना उससे ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, नहीं तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ये ऐसे हो जाएगी, सोचो ये 5 और 12 ये ओवरलैप कर जाएंगी, त्रिभुज बना गया। आप बोलोगे साहब 5 7 ये 12 हो, इनसे ज्यादा हो, आप बोलोगे साहब इसको आप बराबर में रख दिए, ऊपर नीचे रखते, जैसे 5, चलो ठीक है ये 5 ये 7, तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस दोस्तों 12 से ज्यादा होगी ही होगी, 12 से कम तो हो ही नहीं सकती, त्रिभुज बनेगा कैसे? ये तो यहीं रह जाती, इसको यहां भी करते 5 7 ये 12 यहीं रह जाती, कुछ बन ही नहीं पाता पूरा त्रिभुज। तीन भुजाओं से घेरेबंद आकृति बन पाती क्या? आप बोलोगे नहीं बन पाती दोस्तों। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है क्वेश्चन, विनोद काजल और अर्पित तीन लोग हैं, एक शुरुआत करते हैं व्यवसाय का। ठीक है साहब, उन्होंने निवेश किया 1040 1390 और 1890। ठीक है, इस हिसाब से एक एक ने क्रमशः निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें लाभ हो रहा है इतना, कितने का? आप बोलोगे साहब लाभ हो रहा है उनको 1440 का। उनकी निवेश का जो रेशो है वो 1040 और है 1390 और है हमारे पास 1890, इस अनुपात में उनने निवेश किया है। अब देखना दोस्तों, कभी भी आपके सामने ऐसे है ना, आंसर देखो फुल फॉर्मेट में है, इसका मतलब पूर्ण संख्या है, इसका मतलब रेशो लोगे नहीं लो, ये संख्या इसको काटेगी ही काटेगी। यदि आपका आंसर पूर्ण संख्या है तो ये रेशो, अब या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनका रेशो लो, विचार करो कि कहां तक कटेगा कहां जाके कटेगा, या ऐसा है तो ये भी तो रेशो ही है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई संख्या है 5 10, क्या ये अपने आप में अनुपात नहीं है क्या? आप बोलोगे साहब ये रेशो में ही तो है 5:10। अब इनको काटोगे 1:2, आया तो वही ना रेशो 1:2, अब इसको 10 से गुणा करा दो चाहे 5 से गुणा कर दो वापस, 5:10। रेशो देखो कोई भी संख्या से आप भाग दो चाहे गुणा करो, रेशो परिवर्तित नहीं होता है, जोड़ने और घटाने से होगा, भाग देने और गुणा देने से रेशो में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो क्या इनको डायरेक्ट रख सकते हैं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, तो इनको गुणा कर जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो हमारे पास लास्ट में, देन 9 9 18 4 22 जमा 2, 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 13 43, क्या यही आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। अर्पित का हिस्सा पूछ रहे हैं, देन अर्पित का था 1890, 1890 से गुणा करा देंगे। क्या आप समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आप बोलोगे साहब ये हो गया, ये इसको काट देगा कितनी बार, ये इसको काट देगा। अब एक बात ध्यान रखना, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है साहब। अब ये इसको काटे नहीं काटे वो मतलब नहीं है, जो भी आंसर होगा क्या उसका इकाई का अंक, क्या उसका इकाई का अंक जीरो होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। तो आंसर तो देखो हमारा यही सोल्व हो रहा है 630। फिर भी देखना, ये इसको काट देगा साहब, 4 3 12 14 3 42 तीन बार, और तीन इसको काट देगा, 3 6 18 3 3 9 630। इसे चाहे पूरा सोल्व करो चाहे आप यहीं टिक लगा दो, एग्जामिनर आपसे नहीं पूछने वाला है। एग्जामिनर को सीधी सीधी एक बात चाहिए, वो है आंसर, उत्तर चाहिए। उत्तर साहब कह देंगे इकाई का अंक जीरो होगा ही होगा, जो भी आंसर होगा तो इसमें इकाई का अंक जीरो। ठीक है, या फिर कैसे करेंगे? आप बोलोगे साहब ये संख्या 9 से कट रही है तो 9 से कटेगा, 9 से कट रहा है साहब, कैसे भी करो आपको तो आंसर चाहिए दोस्तों। मैं आपको मेथड बताता हूं, देन मैं बताता हूं एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए। भाई इस क्लास का टारगेट तभी तो होगा पूरा कि आप 25 पूरे में से पूरे मार्क्स अचीव करो, तो पूरे में से पूरे मार्क्स तभी करोगे ना जब आप स्मार्ट अप्रोच रखोगे। स्मार्ट अप्रोच ऐसा नहीं है कि कोई 10 घंटे पढ़ रहा है 2 घंटे स्मार्ट अप्रोच नहीं, इन 2 घंटे की छोटी चीजों की प्रैक्टिस के लिए भी आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। ठीक है, चलो देखो ये आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, एक्स में से 1% घटा दिया। ठीक है साहब, एक्स में से 1% घटा दिया, कोई भी संख्या एक्स 1% घटाना। यदि मैं बोलूं कोई ये संख्या है एक्स, तो आप इससे इसको किससे गुणा कराओ ताकि 1% घटा हुआ महसूस हो आपको, उसके बराबर हो। आप बोलोगे साहब ठीक है, इसको गुणा करा दूं, मान लो ये संख्या 100 है, तो एक माइनस कर दूं 100 में से, तो कितना 99, इसको मैं 99/100 से गुणा करा दूंगा ना दोस्तों, तो अपने आप ही एक माइनस हो जाएगा। अब 99 क्या लिखोगे, इसमें 2 दशमलव पहले, तो 099,
दो जीरो हैं तो दो संख्या पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0.99। क्या यही आंसर है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है। क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं आपसे? क्या यही आंसर होगा या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट होने वाला है साहब, देखो इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने पेन रख दिया है। क्यों रख दिया है? क्योंकि मैंने आपको दसियों बार बता रहा है, और मैंने जब पहली बार बताया था तब बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पेन टच नहीं करना है। दोस्तों बोल रहा क्या है? बोल रहा है साहब 26 लोग हैं, 26 विद्यार्थी है, उनका एवरेज कितना है 37। ठीक है साहब। अब क्या हो रहा है? अब सर 26 के साथ में एक टीचर भी आ गया, अब बढ़ के कितना हो गया? 38 हो गया साहब। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर की एज क्या है। देखो साहब 26 लोग हैं स्टूडेंट, उनका एवरेज क्या है 37। ठीक है साहब। यदि टीचर भी 37 का आता तो इनका एवरेज चेंज होता क्या? आप बोलोगे साहब चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज हुआ है। और चेंज देखना औसत में बढ़ा है, बढ़ा है इसका मतलब प्लस में। ठीक है साहब, प्लस में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? आप बोलोगे साहब एक एवरेज बढ़ा है, लेकिन सब पे क्या एक एक बढ़ा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। कितने लोग हैं? 26 तो थे और एक टीचर मिलके 27 है। टोटल कितने? 27। 27 पे एक बढ़ा है, देन इसमें 27 जोड़ देंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे 27 दूनी 54 और 10 64। तो जो टीचर की आयु है वो है 64। अब मेरे को बताना, दसियों बार करने के बाद दोस्तों क्या इस क्वेश्चन में आपको पेन टच करने की नीड है क्या? मैं नहीं मान सकता कि आपको नीड है। यदि आपको है तो प्रीवियस जो भी क्लासें बना रखी है लगभग लगभग में एक ये क्वेश्चन आ ही रखा है, और आपको देखना है उनको, और देखना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है। और आप ऑनलाइन के जमाने में आप बिल्कुल क्लास को, इस क्लास को पीछे लेके जाओ 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, चाहे 10 बार भी देखो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैंने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है। जब आपके सामने आएगा और आप देखते इसमें ऑप्शन लगा दोगे ना सब, 27 33 37 और 27 64, आप देखते ही टिक लगाओगे, आपको इतना खुश फहमी होगी ना कि बिल्कुल मेरी जो प्रिपरेशन है वो सही दिशा में जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है। और इस क्लास का टारगेट ही आप सही पाथ में, द पाथ ऑफ सक्सेस कोस्मो अकेडमी, तो सही पाथ में सक्सेस का जो आपका पाथ है वो सही चले आपका, यही हमारा टारगेट है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कुछ हमारा होने वाला है इस प्रकार से। एक घनाभ है, घन घनाभ गोला बेलन शंकु। घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, देखना आज मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। कोई भी घनाभ है, घनाभ होता क्या है? घनाभ बोलोगे साहब आप होता है घनाभ, बात करूं मैं 3D की, 3D की बात करूं तो ये लो साहब, ये हो गया। यदि मैं इसको बना दूं कुछ इस प्रकार से, तो क्या घनाभ हो गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये घनाभ ही है। घन क्या होता? यदि सारों भुजाएं समान है, एक जैसी है, तो ये होता घन। क्यूब, घन के कहते हैं इंग्लिश में क्यूब। और यदि भुजाएं समान नहीं है, एक भी भुजाएं समान है, तो ये हो गया क्यूबॉइड, मीन्स घनाभ। इनका अनुपात है साहब ये अनुपात दे रखा है इन तीनों का। और इनका आयतन है हमारे पास कितना? 720। तो मैं क्या कह सकता हूं, रेशियो में ये है 6x 5x और 3x। ठीक है साहब। इनका आयतन दे रखा है 720। इनको जब गुणा करा दोगे तो x का क्यूब हो गया गुणा क्या, x क्यूब गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 3 बराबर 720। ठीक है साहब। 5, देखो 6 इसको काट देगा 12 बार, 12 6 72। ठीक है साहब। 3 इसको काट देगा 40 बार, और 5 इसको काट देगा 8 बार। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 8 है, तो एक्स की वैल्यू आप बता सकते हो? आप बोलोगे साहब 2। तो ये भुजा कितनी है? आप बोलोगे साहब ये भुजा है हमारे पास कितनी? आप बोलोगे साहब 2 से गुणा हो रहा है 12 10 और 6, ये हैं क्या भुजाएं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। पूछ रहा क्या है? पूछ रहा है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे मान लो ये भुजा है ए, हमारे पास ए, देन ये है बी, देन ये है सी। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे साहब 2 गुणा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो सॉल्व करेंगे, 2 गुणा में ए बी है हमारे पास 12 गुणा में 10। ठीक है साहब। प्लस में बी सी 10 गुणा में 6, तो सी ए 6 गुणा में 12। क्या यही है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। हमारे पास क्या आ रहा है?
आप बोलोगे साहब हमारे पास आ रहा है 2 गुणा में तो 120 प्लस में 60 और प्लस में 72, क्या यही आ रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। इनको जोड़ोगे आप, 2 गुणा में 100, 252, 252 को 2 से गुणा करोगे तो 504 आएगा। क्या यही आंसर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल यही आंसर है। यही आंसर है या नहीं दोस्तों, ये बताओ आप, है ना आंसर? देखोगे साहब आप बिल्कुल। अगर मैं इसको यहीं सोल्व करता तो आप बोलोगे साहब बिल्कुल इकाई का अंक 2, 2 से गुणा होएगा, इकाई का अंक आएगा 4, तो जो भी आंसर होगा इकाई का अंक होगा 4। तो याद रखना 4 होता दोस्तों तो क्या ये आंसर होता क्या? नहीं। ये आंसर होता क्या? नहीं। ये दोनों ही आंसर नहीं होते, आपको तो 2 होते। देन हम नेक्स्ट अप्रोच जाते कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे क्या करना है, लेकिन ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है तो आप कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट होने वाला है साहब, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 96 साल। ठीक है साहब, 20 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की, देखो ये वर्तमान है। ठीक है साहब, ये 20 साल पहले की बात हो रही है माइनस, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है साहब, यही कहना चाह रहे हैं। ये हो गया साहब पिता, ये हो गया पुत्र। 20 साल पहले क्या बता सकते हो इनकी आयु का योग क्या होगा? आज इनकी आयु का योग है 96। 20 साल पहले 20 पुत्र की भी कम है और 20 पिता की भी कम है, तो टोटल कितनी कम है? आप बोलोगे साहब टोटल 40 कम है, तो 56। 20 साल पहले इनका आयु का योग 56 रहा होगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 56, क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न में, हमारे रेशो में वैल्यू है 4 की, गुणा करा देंगे किससे? बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की यदि निकाल लेंगे और उसमें 20 जोड़ देंगे, 20 साल पहले जो भी आएगी उसमें 20 जोड़ देंगे तो क्या अभी आ जाएगी? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, 1 से गुणा कर देंगे, 4 इसको काट देगा 14 बार, तो हमारे पास 14 + 20 बराबर 34। ठीक है साहब, क्या पुत्र की आयु आ गई? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। पूछ रहा है अनुपात, देन पिता की भी फाइंड कर लेंगे, तो 14 को गुणा करा देंगे हम 3 से, 1 से कराया था अब 3 से, तो 14 × 42, और 42 में 20 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 62। इनके अनुपात दे रहा है, तो 62 पिता की और पुत्र की कितनी है? आप बोलोगे साहब 34। क्या रेशो लोगे 2 से काटने के बाद 31 रेशो में 17, क्या यही आंसर है क्या? क्या इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या आपके समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, बताना मेरे को। सब समझ में आ रहा होगा आपको। रेशो मेथड से ही हम पूरी अर्थमेटिक को सॉल्व करते हैं, इवन एडवांस में भी रेशो मेथड लगाएंगे दोस्तों, मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोल रहा है कि साहब ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी 5 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस कार्य को 55 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास 55 आ गया। एफिशिएंसी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया, ये इसको डिवाइड करेगा 11 बार, ये इसको करेगा 1 बार। अब दोस्तों उनके कार्य क्षमता यदि ए और बी की 11 है और ओनली बी की 1 है, तो ए की बता सकते हो? आप बोलोगे साहब ए की हो जाएगी हमारे सामने एफिशिएंसी 10, क्योंकि इन दोनों की 11 इसकी अकेले की 1 है, तो ए की 10 हो गई ना। तो बोला साहब ए अकेले इससे 2 गुना कार्य, कार्य कितना था? 55, 55 का 2 गुना। ठीक है साहब, ए अकेला 10, यही तो इसकी एफिशिएंसी, इससे कितने टाइम में पूरा कर देगा? आप बोलोगे साहब 2 इसको काट देगा 5 बार, 5 इसको काट देगा 11 बार, तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 11। तो साहब 11 दिन लगेंगे। क्या आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत 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 आसान है दोस्त। चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोल रहा है साहब एक ट्रक है कि औसत चाल बतानी है आपको, बता देंगे। बोला कि साहब आधी दूरी तो वो 20 की स्पीड से तय कर रहा है और शेष आधी दूरी वो 80 की स्पीड से तय कर रहा है। औसत चाल देखना, औसत चाल, औसत चाल की यदि मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड का आप सभी को फॉर्मूला आता होगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस की यदि मैं बात कर रहा हूं आपसे अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम की, तो क्या यही होता है फॉर्मूला? आप सभी को आता होगा दोस्तों, और ये याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपकी प्रैक्टिस इतनी शार्प होनी चाहिए, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसी तुच्छ चीजें आपको याद ना रखनी पड़े, ऑटोमेटिक स्वतः आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं इन चीजों को, ये तो स्वतः याद है। आज मैं पूछूं आपको ए के बाद में क्या आता है, आज आपके याद रखने बैठते हो क्या?
आपके बचपन में प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि आपको ये चीजें स्वतः याद है। ठीक है, चलते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है। सब पहली आधी दूरी यदि आपको नहीं दे रखी है, आप कोई भी मान के चल लो, लेकिन एक बात याद रखना, यदि आप चाहते हो कि आंसर शीघ्रता से आए, तो ऐसी डिस्टेंस मानना इससे भी डिवाइड हो रही हो और इससे भी डिवाइड हो रही हो। ठीक है साहब, इन दोनों से डिवाइड होने वाली हमारे पास स्पीड है क्या, आप बोलोगे साहब 160, आप बोलोगे 80 भी डिवाइड होती है, लेकिन बात हो रही है आधी आधी की। यदि आप आधी दूरी 80 मान लो दोस्तों, 80 मान लो, बाकी की आधी दूरी 80 मान लो। ठीक है साहब, मान लिए। बोल रहा है 80 स्पीड, टोटल कितनी हो गई डिस्टेंस, आप बोलोगे साहब 80 और 80 मिलेगी 160 हो गई। अब चाहिए मैं टोटल टाइम, तो आधी दूरी 80 20 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे साहब 4 घंटे लगेंगे। ये लो साहब 4 प्लस में। अब आधी दूरी 80 है, 80 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, आप बोलोगे साहब 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160 अपॉन में 5, ये इसको काट देगा 32 बार। ये हमारा आंसर है। क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो या नहीं, ये बताओ, हाँ या ना बोल के चलना है। मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है, आपको कमेंट सेक्शन में यस और नो, यस मतलब वाई और नो मतलब एन, ये लिख के चलना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न में, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल। ये सेम शिफ्ट में देखो दो क्वेश्चन आ गए, जैसा मैंने बताया था आपको, मैजिकल नंबर 44 44 22 22 32 23 21, 10 कहाँ हो रहे हैं, 4 4 8 और 2 10, क्या हो रहे हैं, इसका मतलब 1 से 30, 1 से 10 में 4 होती है संख्याएं, तो 2 3 5 7, यहाँ हो गई 11 13 17 और 19, यहाँ हो गई हमारे पास 23 और 29, यह हो गई। इनका योग ही पूछ रहा है दोस्तों, तो इनका योग देख लेते हैं क्या होगा। 9 और 3 12 9, 21 7 28 30 31 7 38 5 43 43 और 3 46 और 2 48, क्या ये हो रहा है, फिर से देखें काउंट करते हैं। 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28 और 3 31 और 1 32 और 7 39 और 5 44 और 3 47 और 2 50, 50 का 9 शेष 4। वैसे देखो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, कैसे, क्योंकि इकाई का अंक 9 आएगा हमारे पास, इकाई का अंक 9 एक ही में है। ठीक है, देन आप आगे जोड़ोगे तो 4 2 6 2 8 9 10 11 12, 12 और लिख दोगे आगे 12, 1 2 9। आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी है दोस्तों, यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ओस्मो अकेडमी से पढ़ रहे हैं, तो इतना ट्रस्ट तो आपको, आपने देख चुका होगा, हमने लगभग 275 क्वेश्चन किए, 11 टेस्ट पेपर तो हम उड़ा चुके हैं दोस्तों। आप जानते ही होंगे कि अपनी जो अप्रोच है ना, वो दी बेस्ट है दोस्तों, बेस्ट अप्रोच हमारी। उसी अप्रोच को रखते हुए हमारा क्वेश्चन तो कहीं सोल्व हो चुका था, क्वेश्चन हमारा 9 थे, आगे क्यों जोड़ना है दोस्तों, ये जोड़ बाकी आपको आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में मेरी क्या अप्रोच हो। ठीक है, चलते हैं। देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट बोल रहा है कि साहब ये 3 टाइप के टोकन है, टील मेरून और लाइम। ठीक है साहब, तो बोल रहा है कि साहब टील और मेरून का अनुपात है 15:10, तो क्या इसे मैं कह सकता हूँ 3 अनुपात में, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या इसे मैं कह सकता हूँ 3:2, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलोगे साहब नहीं। देखना टील, ये हो गया टील और मेरून, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, समझ जाना, क्या इनका रेशो है 3:2, आप बोलोगे बिल्कुल। देन बोल रहा है लाइम और टील का। ठीक है साहब, ये आ गया लाइम, लाइम और टील का रेशो कितना है, 19:11, आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हमारे आ जाएगा। पूछ रहा क्या है, पूछ रहा है लाइम और मेरून का, इन दोनों का पूछ रहा है, इन दोनों का ही फाइंड करें, बीच का क्यों करना है दोस्तों, इतनी मेहनत क्यों करनी जब पूछ ही नहीं रहा। तो देखो इनका करेंगे, 19 थी 57, 11 दूनी 22, क्या यही आंसर है, आप बोलोगे बिल्कुल, 57:22, यही आंसर है। कितना शॉर्ट है दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोस्मो अकेडमी से, मेरे से, मैं ये बार बार मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से, मेरा कहने का एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों, ट्रस्ट बिल्ड हो, आप मानो कि ये क्लास कितनी अहम है, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट हमारा होने वाला है सिंप्लीफिकेशन के साथ में। सिंप्लीफिकेशन जहां जहां आएगी आपको पता होना चाहिए एक वर्ड, जो कि मैंने आपको बता रखा है, बोर्ड मास, ब्रैकेट
ऑर्डर ऑफ पावर या फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसी क्रम में हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। देन क्या बोल रहा है, देन बोल रहा है कि साहब 17 गुणा में कितना हो गया 684, 684 भाग, यदि साइन को देखो, भाग को यदि गुणा में करना चाहते हो ना कन्वर्ट आप, तो जो भी संख्या बट्टे में लिख दो। यहाँ यदि 5 है तो आप लिख दोगे 1/5 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इन्हीं बातों को बताने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आप लिख सकते क्या हो इसको, गुणा में 1/57, ठीक है। ये सारी गुणा में कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस, माइनस बोल रहा है 5/7 ऑफ, ऑफ आ गया तो पहले सोल्व करना है। देन 4.2 को पॉइंट दशमलव हटाऊंगा तो यह 10 आ जाएगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल। लिख सकता क्या हूं मैं इसे, ऑफ मतलब गुणा, 45/में आप बोलोगे साहब 10, ठीक है साहब। आगे देखो, बराबर में है x, प्लस में 13 गुणा में 204, 204 है, फिर भाग, भाग का साइन करना है, गुणा में चेंज तो जाएगा गुणा में 1/17 बट्टे में संख्या आ जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल। ये साहब हमें आता है। देखो ये हमें मिटाना मोड मास आपको पता होगा, ठीक है ना, मिटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है साहब। आगे देखो, यदि ये इसकी बात करें हम, तो यहां से क्या फाइंड हो रहा है, यहां से क्या फाइंड हो रहा है। देखो माइनस की बात हो रही है, माइनस होगा बाद में, पहले 7 इसको काट देगा 6 बार, 7 6 42, 5 इसको काटेगा 2 बार, 2 इसको काटेगा 3, ठीक है साहब। यहाँ आया क्या हमारा 3, यहाँ देखते हैं हम, देखो 5 और 7 ये इसको काट देगा 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, ये इसको काट देगा 12 बार, ठीक है साहब। 12 और 17 का गुणा कराओगे आप तो आपके पास बचेगा क्या, 12 सत्ते 84, 4 8 हो गया जमा, 12 के हम 12 और 8 20, 204 माइनस 3, यहाँ क्या बच रहा है, आप बोलोगे साहब x प्लस में 17 इसको काट देगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 14, 12 का 13 से गुणा कराओगे तो आपके पास आएगा 156, ठीक है साहब। देखो अब क्या कहना चाह रहा है, ये इसको माइनस कर देगा तो 201 बराबर में x प्लस में 156, ठीक है साहब। x बराबर में 156 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या 45 बचेगा क्या, आप बोलोगे साहब बिल्कुल, और यही आंसर है, यही आंसर है दोस्तों। एक्चुअली ऑप्शन गलत है, क्यों गलत, अब एक बात याद रखना, इन क्वेश्चनों को मैंने ही मेरे बोला था स्टाफ से कि एक ऑप्शन गलत रखना, क्यों, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा दोस्तों, कॉन्फिडेंस कब आता है, आप ईमानदार से बता। कॉन्फिडेंस आता है कि साहब मेरे मेथड सही है, मेरी प्रैक्टिस सही है, तो मेरा आंसर सही होगा ही होगा। देखो हमने मेथड सही लगाया है, हमारी अप्रोच सही है, हमने आंसर निकाला, तो यही आंसर है, यही है, यही है। चाहे अब क्वेश्चन ही गलत हो या ऑप्शन ही गलत हो, क्वेश्चन हमें दे रखा है तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है दोस्तों, आपको ये मान के चलना है, ऑप्शन गलत है। क्यों, ये हमारी अप्रोच, हमारी मेहनत बोल रही है कि हमने इतनी मेहनत की है, हमारा आंसर गलत आ ही नहीं सकता। मैथ के सबसे बड़ी खूबसूरती है, आपने आंसर निकाला और आंसर मिला, इसका मतलब आप पूरे में से पूरे मार्क्स अचीव करोगे दोस्तों। एक भी नंबर आपका छूटने नहीं दूंगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। आप 5-6 महीने ये जो एग्जाम है ना, मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपका गणित में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप पूरे 25 में से 25, ठीक है। और बात करूं एनटीपीसी की तो 35 में से 35 मेंस की बात कर रहा हूं, ये पूरे में से पूरे मार्क्स अचीव करोगे। और जितने भी आपके ये टेक्नीशियन में आते हैं पूरे में से पूरे 20/20, 25/25, जो पूरे मार्क्स पूरे में से पूरे करोगे आप, बस अड़ते इन चीजों को समझते हुए बढ़ना है, समझते हुए प्रैक्टिस करना है, और बढ़िया प्रैक्टिस करना है। चलते हैं देखो नेक्स्ट में, तो आंसर आ गया हमारा 45। चलते हैं हमारे देखो नेक्स्ट में, 10/20 का कितना प्रतिशत ए होगा। देखो बेस सेम है तो बेस को भूल जाओ, बेस सेम है तो बेस को भूल जाओ यार दोस्तों, सेम है ना बेस, बेस को भूल। कहना क्या चाह रहा है, 10 का कितना प्रतिशत होता है एक, आप बोलोगे साहब एक 10 का, एक 10 का कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट, एक जीरो से एक जीरो गई 10%। क्या पेन टच करने की जरूरत है क्या दोस्तों, पेन भी टच करने की इस क्वेश्चन में जरूरत है क्या, सीरियसली बताना अपनी आत्मा पे हाथ रख के। और यदि नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी लोग आपसे मिले उन सभी को शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया सब 10%, एक 10 का 10% ही तो होता है दोस्तों, ठीक है साहब। चलो देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट बोल रहा है कि साहब एक
कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपये कमाता है, ठीक है साहब। ये बात हो रही है कुशल श्रमिक की, ये कितने रुपए कमाता है? 100। देन बोल रहा है और अकुशल प्रतिदिन 50 रुपये कमाता है। अकुशल कितना कमाता है? ये 50 रुपये कमाता है। क्या इनका रेशो ले सकते हो? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। क्यों? हमें रेशो में करना बहुत आसानी लगती है, क्यों? हमने प्रैक्टिस इतनी की है ना रेशो मेथड की कि क्या ही बताऊं मैं आप। 2:1, क्या ये आ गया अनुपात? ठीक है साहब। बोल रहे हैं कि 5 श्रमिक, देखो ये 5 है ना दोस्तों, ऐसा मत समझ लेना, ये 5 है। 5 श्रमिक मिलकर प्रतिदिन 400 रुपये कमाते हैं। 5 श्रमिक मिलकर प्रतिदिन 400 कमाते हैं। मान लू कि मैं, ये तो हो गया श्रमिक एक्स, ठीक है। मैं इसको मानता हूँ ये श्रमिक टाइप हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो क्या बोल रहा है? 5 श्रमिक एक्स प्लस वाई बराबर में है 5। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप एक्स के श्रमिक, ये टाइप वाई। क्या पता है कितने, ये नहीं पता। ये है कि टोटल दोनों 5 है, ठीक है साहब। बोल रहा है कि दोनों मिलकर प्रतिदिन 400 रुपये कमाते हैं, ठीक है साहब। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2x को इससे गुणा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी तो यही है ना, ये इसी रेशो में कमा रहा है, ठीक है साहब। 2x प्लस में y बराबर में 400। क्या ये कह रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। अब मेरी बात को ध्यान से रहना, इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे आओ। यदि रेशो नहीं निकाल के, मानो x श्रमिक है और x श्रमिक एक दिन में कितने कमाता है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 100 रुपए, तो 100x हो गया। y 50 रुपए, तो 50y हो गया बराबर में, ठीक है साहब। x संख्या, संख्या ही तो है x, जो कि है 5, और दे रखे है क्या? कितने भी हो, कि हमारे कितने? आप बोलोगे साहब 400 रुपये कमा रहे। देखो यहाँ से आप 50 कॉमन ले लोगे, तुम्हारा आपके पास बचेगा क्या? 2x प्लस में y बराबर हो जाएगा 400। ये 50 इसको काट देगा 8 बार, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। दे रखा क्या है हमारे पास? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें से इसको घटा दोगे, देखो इस ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कर दोगे, माइनस, तो ये माइनस का ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो वाई एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, एक माइनस का वाई, दो प्लस के एक्स, हमारे पास क्या आ गया? एक्स। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 3, एक्स की वैल्यू क्या 3 आ गई क्या हमारे पास? आप बोलोगे साहब ये जो इस टाइप के श्रमिक थे ना, वो थे देखो 3 एक्स, और ये थे, ये 2 थे साहब, क्योंकि दोनों पता है 5 थे, दोनों पास थे। एक्स हमने निकाल लिया 3 थे, तो भाई ऑटोमेटिक 2 ही बचे ना, ठीक है साहब। पूछ रहा क्या है? तो कुल कितने श्रमिक, कुशल श्रमिक थे? कुशल यही थे, तो कुशल कितने थे हमारे पास? 3। आंसर। क्या आप समझ पा रहे हो दोस्त? आपको देखो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन की सीधी सीधी एक ही शर्त है, कोई भी इक्वेशन बनाओ, बराबर के दोनों साइड चीजें बराबर होनी चाहिए। आप बना लिए। अब बोलो साहब ठीक है साहब, 50x और y है, ये इनका दिहाड़ी है एक्चुअली। ये इतने इस रेशो में पैसे कमाते हैं डेली का, ये 100 रुपये कमाता है और ये 50 रुपये कमाता है। अब बोलोगे साहब बिल्कुल ठीक। तो 100x प्लस 50y ये हो गया आपका। क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों? यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, देखो सॉल्यूशन। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल रिवाइंड करो, नहीं आ रहा तो बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 बार 20 बार भी रिवाइंड करके देखोगे, आप समझ जाओगे। क्या समझ पा रहे हो? चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट होने वाला है कि साहब 3 पाइप है, एक्स वाई जेड, और वाई और जेड को 30 मिनट के लिए खोल दिया, ठीक है। देन इसको बंद करने के बाद, देन बंद नहीं कर रहा है, देन बोल रहा है कि एक्स को भी खोल दिया। अब तीनों पाइप एक साथ बचा हुआ जो जितना पार्ट था ना, उसको कितने टाइम में भरेंगे? टाइम एंड वर्क का बहुत आसान क्वेश्चन देखना। पाइप है एक्स, पाइप है वाई, पाइप है जेड। ये इसको भर रहा है साहब 360 मिनट में, ये भर रहा है 540 मिनट में, ये भर रहा है साहब 720 मिनट में। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? आपको इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो क्या करोगे आप देखो ये किससे कट रहा है? आप बोलोगे साहब ये 180 से कट रहा है। 180 से ये कितनी बार कट रहा है? आप बोलोगे साहब 180 से कट रहा है 2 बार, ये 3 बार, और ये, ठीक है साहब। अब इन तीनों का ले लो, इन तीनों का तो एलसीएम ले ही सकते हो ना। आप बोलोगे साहब 12, तो आपको पता चल गया, तो 12 एलसीएम है, ठीक है साहब। 12 यदि एलसीएम है तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? आप बोलोगे साहब 6 आ गई, इसकी 4 की, ठीक है।
आप बोलोगे टोटल वर्क क्या रहा, तो सब सोचो 6 इसकी एफिशिएंसी है, 6 एफिशिएंसी है, काम कितना कर रहा है। ऐसे नहीं, दूसरे टाइप से सोचना इस चीज। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना उसकी भूमिका को सोचना। मैं कह रहा हूं कि साहब 360 है, ठीक है साहब, आपको नहीं पता, लेकिन इस रेशो में ये कटते हैं, ठीक है साहब। इनका एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे साहब 12, ठीक है साहब, इनका एलसीएम आ गया 12, ठीक है, टोटल वर्क। तो 12 को मैं किसी भी संख्या से गुणा कराऊं, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इनका एलसीएम ले लिया 12, ठीक है साहब, और हमने काटा कितने से था, आप बोलोगे साहब 180 से, ठीक है साहब, 180। तो क्या पूरी संख्या इसको डिवाइड करेगी क्या, आप बोलोगे साहब बिल्कुल करेगी। देखना, टोटल वर्क में मार रहा हूं 12 गुणा में 180, इसको आप देखो ब्रैकेट में छोड़ देना, क्योंकि ये नहीं है, कार्य क्षमताओं का अनुपात ये है हमारे पास, एफिशिएंसी, ठीक है। आप बोलोगे साहब इसको 360 कितने में काटेगा, आप बोलोगे साहब 180 इसको 2 बार में, 2 इसको 6 बार में, तो क्या 6 एफिशिएंसी आ गई क्या। आप बोलोगे साहब 2 गुणा में 180 को 540 कितनी बार में काटेगा, सॉरी 12 गुणा में, आप बोलोगे इसको काट देगा 3 बार, ये इसको काट देगा 4 बार, सारी एफिशिएंसी आ गई क्या। इसी तरीके से इसकी एफिशिएंसी भी 3 ही आएगी हमारे पास, क्या समझ पा रहे हो आप। इसी तरीके से इसकी एफिशिएंसी भी 3 ही आनी है दोस्तों, ठीक है साहब। बोल रहा है कि साहब वाई और जेड 30 मिनट के लिए खोल दे, या 30 मिनट के लिए खोल दे, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 7, 7 की एफिशिएंसी से 30 मिनट तक ये कितना भर देंगे, आप बोलोगे साहब 210 भर देंगे, 210 यूनिट, ठीक है जी। इसमें से 210 माइनस करोगे आप, तो इसको गुणा कराओ, देखो 12 दूनी 18 दूनी 36, 6 3 18 कम 3, 18 और 3 21, ये आ गई हमारे पास टोटल, टोटल वर्क आ गया ये। इतना तो ये पहले ही भर चुके हैं, तो आप बोलोगे साहब 210 माइनस कर दो इसमें, 210 माइनस करोगे तो देखो साहब ये गया 50 और ये गया 19, इतना बचा, इतना ही तो बचा। अब शेष तो इतना ही बता, क्योंकि इतना तो इन्होंने भर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि साहब शेष भाग को भरने में तीनों, अब एक्स को भी खोल दिया, अब तीनों चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तीनों कितने हो गए, 6 4 10 और 3 13, 13 इसको डिवाइड करेगा, देखो 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और 0, 150 बार। क्या यही आंसर है क्या, आप बोलोगे साहब बिल्कुल 150 मिनट लगेगी, शेष भाग को भरने में 150 मिनट लगेगी। देखना कहना क्या चाह रहा है। टोटल वर्क आपने मान लिया साहब 12 गुणा में 180, ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 2160, यानी कि एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई 6 4 और 3। अब बोल रहा है वाई और जेड ही चल रहा है 30 मिनट तक, तो वाई और जेड की एफिशिएंसी 4 और 3 7, 7 चल रहे हैं 30 मिनट तक, कितनी मिनट 30 मिनट तक, तो कितने भर देंगे, आप बोलोगे साहब 210 भर देंगे। अब बचा हुआ कितना है, तो 2160 में से 210 माइनस करेंगे तो 1950 ही बचा है क्या, और बचे हुए भाग को तो तीनों कितने टाइम में भर देंगे। तीनों की एफिशिएंसी है 6 4 10 और 3 13, 13 इसको काट देगा 150, 150 टाइम, तो 150 ही हमारा। क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, आप बताना यस और नोट। चलते हैं नेक्स्ट में। एक वस्तु है जो कि 528 में बेचने पर 12% की हानि हो रही है, तो मान लो 12% का लाभ चाहिए, तो किस मूल्य पे बेचे। मान लो 100 रुपए में खरीदा, वो 12% की हानि हो रही है, तो कितने में बेचेगा, आप बोलोगे साहब 88 में बेचेगा। 88 में बिका है तभी तो 12 की हानि हो रही है, और 12 का प्रॉफिट चाहिए होता तो कितने में बेचता, आप बोलोगे साहब 112 में बेचना पड़ता। यदि 12 का प्लस 12 का प्रॉफिट चाहिए होता तो 112 में बेचता, लेकिन बेच रहा कितने, -12 में, तो 88 में बेच। हमने रेशो में 88 है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रश्न में बोल रहा है सब 528, 528 वैल्यू है 88 की, तो हमारे पास आंसर चाहिए क्या, 112 चाहिए। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लेंगे। देखो ये 11 से जाएगा 8 बार, और ये 11 से 11 चौके 44, 11 8 88, 8 इसको काट देगा 6 बार, 8 6 48, 12 को 112 को 6 से गुना करोगे तो 12 6 72, 672, 672 में बेचता ना, तब उसे 12% का प्रॉफिट होता। 672 आंसर। यूनिट डिजिट से करो, देखो 8 8 एक यूनिट डिजिट, एक को 2 से गुणा कराओगे तो यूनिट डिजिट 2 ही आएगी क्या, यूनिट डिजिट हमारी 2 आ रही है, यही हमारा आंसर सोल्व। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आंसर तो हमारा वहीं आ गया था। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि साहब तीनों की त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, उनका क्षेत्रफल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। जब भी आपके पास त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो
और आपको एरिया फाइंड करना हो तो आप क्या सबसे माइंड में सबसे पहले जो क्लिक करती है आपके बात वो क्या करती है? 10 बार देखो मैंने बताया आपको, नो डाउट मैंने बताया दोस्तों। यदि आप मेरे से शुरू से जुड़े हैं तो मैंने बहुत बार बताया है। हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? हीरोज फॉर्मूला होता है सब एस एस गुणा में माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी। एस क्या है? एस सब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। परिमाप क्या है इनका? 174 और 126, 300, 300 और 120, 420। 420 का आधा ही तो एस है हमारे पास। ये है 210 दोस्तों, अर्ध परिमाप। आप बोलोगे बिल्कुल। रखते हैं फाइंड में, फाइंड करते हैं 120 एस 210 में से ये गया, हमारे पास आया 90। ठीक है साहब। 174 गया 210 में से, हमारे पास आया 36। 210 में से 126 गया, हमारे पास आया 84। ठीक है साहब। रूट फाइंड कर लेंगे। एक 0 0 10 बार आ गया। ठीक है साहब। 12 और 12 सत्ते 84। ये क्या है? ये 12 गुणा 7 ही तो है। तो 12 और 12 हमारे पास कितना आ गया? अब लोग साहब 12 बार आ गया। 12 बार आया या नहीं दोस्तों, ये बताना मैं। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। 74 और 10 84। फिर से देखना कहाँ मिस्टेक हो रही है हमारी। 26, 26 और 20 36। फिर से देखते हैं दोस्तों, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि पूरा नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा? देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको, ये 7 अंदर कैसे रह गया दोस्तों? तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है हमारी। देखते हैं फिर से। ठीक है, चलते हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? आप बोलोगे साहब अर्ध परिमाप है 120। 120 में से ये माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 90। ठीक है साहब। 120 210 में से इसको माइनस करेंगे तो आ गया 36। ठीक है साहब, 36 आ गया। इसको माइनस करोगे तो 74। 74 गया और 10 84। क्या 84 ही आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, यहाँ पे आ गया हमारे पास 74। और 74 और 10 84, यहाँ आ गया हमारे पास 174 रह गया ये। बिल्कुल देखो 210 में से 120 गया, 90 आ गया। 210 में से 174 को माइनस करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 26 और 10 36। ठीक है साहब। यहाँ आप माइनस करोगे तो 74। 126 क्या? तो 74 74 और 10 84। ठीक है साहब। 84 कर लेते हैं। देखो यहाँ से आप फाइंड करोगे, आपके पास 10 बार आ जाएगा। ठीक है साहब। यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 बार आ जाएगा 9 में से। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 और 12 7 गुणा में 12। ठीक है साहब, यहाँ जाएगा 12 आपके पास। अभी से चलो सोल्व करते हैं। कुछ ना कुछ देखो मिस्टेक रही है क्वेश्चन, या तो डेटा में रही हो या कहीं नहीं रही हो। लेकिन एक बात तो है, जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 0 है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 0 है। तो क्या ये आंसर हो सकता है? क्या ये आंसर हो सकता है क्या? आप बोलोगे साहब ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। और एक बात ध्यान रखना, यदि मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 3 है तो जो भी आंसर होगा क्या उसमें भी 3 का भाग जाएगा क्या? देखो एक 3 यहाँ भी है, 9 का भी जाएगा। तो क्यों ना हम 9 से ट्राई कर लें? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखो 7 और 7 14 और 5 19, ये 9 से डिवाइडेड नहीं है। ये दो तो पहले ही बार थे। 7 और 5 12 और 6 18, ये 9 से डिवाइडेड बिल्कुल। तो यही आंसर है। देखो दोस्तों, क्या यहाँ यही आंसर है या नहीं? अब बोलोगे साहब जब यही आंसर है तो हमारी जो मिस्टेक हो रही थी, जो भी डेटा में रही हो, क्वेश्चन में रही हो, वॉट, तो क्या फाइंड कर सकते हैं वो मिस्टेक? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखो आंसर क्या आ रहा है हमारा? आंसर बोलोगे साहब 7560 आ रहा है। ठीक है साहब। देखो 10 से 10 कट गया, 12 से काटूं मैं इसको तो 12 6 है 72 और 12 3 है 36। ठीक है साहब। 3 से काटूंगा, यह गया 21 बार। बचा क्या? ये फैक्टर आ गया 3 × 7 का। इसका मतलब जो भी हमारे पास अंदर आंसर आ रहा था ना, जो भी हमारे पास आंसर आ रहा था, ठीक है, जो भी हमारे पास आंसर आ रहा था वो 7 का मल्टीपल था, 3 का मल्टीपल था। 3 का और 7 का मल्टीपल था दोस्तों। तो बताना क्या मिस्टेक रही थी? ठीक है। 7, देखो मैं हिंट दे रहा हूं आपको, हिंट में बिल्कुल दे रहा हूं आपको। 7 का मल्टीपल रखना मतलब 7 7 49, 49 होना चाहिए। 3 3 9 9 होना चाहिए। ठीक है।
तो इसको फाइंड करना है दोस्तों। मैं बिल्कुल, आप सभी जानते होंगे, मैं लगभग आपको 11 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ और आज ये 12वीं क्लास। ऑलवेज में एक आपके सामने आंसर छोड़ के ही जाता हूँ। हो सकता है कि ये बात मैंने उसको बोला था टाइपराइटर को, उसने छोड़ा होगा, हमारी टीम ने छोड़ा होगा। तो आपको ये फाइंड करना है दोस्तों। यदि आप मैथ में प्रैक्टिस चाहते हो ना, अच्छी प्रैक्टिस, तो आपको ये फाइंड करना है। और मैं देखूंगा कमेंट में, मैं बिल्कुल देखूंगा, आपके पास ये आंसर होना चाहिए। कमेंट में मैं देखूंगा, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि साहब एक स्टोर है घरेलू, वो बोल रहा है कि साहब 47 खरीदे और 9 मुफ्त पाएगा, ऑफर दे रहा है। तो उसके द्वारा जो दी जाने वाली है वो छूट कितनी है? आप बोलोगे साहब मुफ्त कितना है, कितने पे? 43 प्लस 9 पे। 43 प्लस 9 पे कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है। तो 9/56 गुणा में साहब 100, ये इसको काट देगा 25 बार, ये इसको काट देगा 14 बार। तो हमारे पास आ क्या जाएगा, 225/14। ये इसको काटेगा तो 14 एकम 14, 8 और 5, 14 छिके 84.1/4, 1/14, 14.1/14। 1/14 को भी फाइंड कर सकते हो आप, नो डाउट कर सकते हो। लेकिन क्या यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो देखो यहाँ पे। यहाँ 16 सिर्फ एक ही ऑप्शन में और वही हमारा आंसर। क्यों हम फाइंड करें, क्यों ज्यादा कैलकुलेशन करें? वैसे तो हमें पता है। देखो 1/14 की मैंने फ्रैक्शन आपको बताई थी, यदि याद हो तो। नहीं भी याद है तो 1 से लेके 1/25 तक, 1/1, 1/2, 1/3, ऐसे करके 1/25 तक आपको याद करनी। होता क्या है ये होता है साहब 7 सही 1/7। क्या यही होता है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल नहीं। 1/14 का क्या मतलब होता है, सोचो। 1/7 का जो भी आ रहा होगा उसका आधा कर देंगे। 1/7 आता है लगभग 0.14 और उसका आधा 0.7, 0.07 के आसपास। हाँ, तो 0.07 के आसपास ही आएगा। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट चलो, हो गया है एक्चुअली, नेक्स्ट है नहीं, हमारा हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी से बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपको यदि चाहिए तो आप शानदार प्रैक्टिस करो। आपका स्कोर दोस्तों मैं चाहता हूं 25 में से 25 ही हो। शानदार प्रैक्टिस करनी है इसी मेथड के साथ। डेली एक क्लास आपको 10:15 पे कोस्मो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। आपको अलार्म सेट करने ला डेली देखना है। और बिल्कुल कोस्मो अकेडमी का और एक मैंने बना रखा है टेलीग्राम चैनल, इसमें मैंने आपको बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई भी नए नोटिफिकेशन, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना आती है वो भेजता हूं मैं। तो वो टेलीग्राम चैनल कौन सा है? आप बोलोगे साहब वो टेलीग्राम चैनल है आपका, एक तो हो गया देखो कोस्मो अकेडमी, कोस्मो अकेडमी, ठीक है। दूसरा हो गया MAYAN के मयंक मैथ्स, MATHS मैथ्स M2 करके। ये दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने हैं। आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, और कहीं नहीं भटकना, आपको सिर्फ इनको ज्वाइन करना और सारे क्वेश्चन, सारी पीडीएफ, जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी सहायता चाहिए आपको, वो सारी आपको इन टेलीग्राम चैनल पर। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।